नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। प्रारब्ध को आपने सब्सक्राइब कर रखा है। प्रारब्ध के हर वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप प्रारब्ध के वीडियो को जब लाइक करेंगे तो इसका प्रसार ज्यादा होगा। शेयर करेंगे तो अतिरिक्त आशीर्वाद दे रहे होंगे आप अपने प्रारब्ध को। और अगर आपने बेल आइकन दबाया तो सबसे पहले डाक वाली सूचना आप तक जाएगी कि प्रारब्ध पर कुछ आ गया है। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत। जय जय सिया राम। जय सिया राम। व्यालोक जी, देश में एक राष्ट्रीय समस्या पैदा हो गई है। आपको पता है, हमारे यहाँ फर्जी तरीके से एक राष्ट्रपिता हैं, अभी तक हैं, कोई माने ना माने, लेकिन जबरिया राष्ट्र के बाप बने बैठे हैं। उसी तरीके से क्या आपको मालूम है कि इस देश में एक राष्ट्रपालक भी हैं और वो सदा नाबालिग रहने वाले हैं। मैं राहुल विंची के बारे में बात कर रहा हूं। वो उस गति को प्राप्त हो गए हैं कि जहां वो मृतात्माओं से साक्षात्कार करते हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल विंची का एक नया कारनामा, और नया कारनामा ये है कि उन्होंने कहा कि जो कृषि कानून फॉर्म्स बिल 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार लाई थी, उसके लाने के बाद स्वर्गीय अरुण जेटली साहब वो राहुल गांधी के पास आए और उन्होंने लाठी लेके राहुल गांधी जी को धमकाया और कहा, बेटा अगर तुमने जरा सी भी खिलाफत की, ध्यान रखिएगा, विरोध नहीं कह रहा हूं मैं, खिलाफत कह रहा हूं, नुक्ता जबरिया लगाया कि अगर तुमने फॉर्म्स बिल का जरा सा भी विरोध किया तो तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे ला देंगे, इतने मुकदमे ला देंगे। मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया, इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे और तुम परेशान हो जाओगे। ये राहुल गांधी ने कल जब अपना एटम बम के बारे में इलेक्शन कमीशन को बताया, उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया। जबकि तथ्य क्या है, 2020 में जब फॉर्म्स बिल आए दर्शकों, उसके 11 महीने पहले मैं नमन करता हूं स्वर्गीय अरुण जेटली जी को, उनका देहांत हो चुका था। कल अरुण जेटली जी के पुत्र, उन्होंने बड़े क्षोभ से एक्स पे लिखा कि एक ऐसे व्यक्ति जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनको लेके खेलने का प्रयास। और ये पहला प्रयास नहीं है राहुल का। मोहन परिक्कर साहब के बारे में भी राहुल ये हरकत कर चुके हैं। व्यालोक जी, मैं अपील करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और इस देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, राहुल गांधी राष्ट्रीय समस्या, इनका मानसिक उपचार बहुत आवश्यक है। मेडिकल बुलेटिन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दुर्भाग्य से ही सही, लेकिन हमारे एलओपी राहुल विंची और कांग्रेस के मालिक परिवार चश्मोचिराग का मानसिक स्वास्थ्य क्या ठीक है? ये कैसी घटिया राजनीति राहुल विंची करना शुरू कर चुका है व्यालोक जी। सर, आपने जो कहा कि ये राष्ट्रीय समस्या हो गई है, तो ये राष्ट्रीय समस्या आज की नहीं है, ये 1970 में पैदा हुई थी। हमारे जो असली पप्पू थे राजीव गांधी, उनके और एंटोनियो माइनो के घर। राजीव गांधी कितने बड़े पप्पू थे उसका पूरा उदाहरण देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर उन्होंने किया कि देश एक ऐसी समस्या लाद दी जिससे देश आज चौतरफा जूझ रहा है। सत्ता की आकांक्षा में राहुल विंची इस कदर हताश, निराश, ऑब्सेस्ड, डेस्परेट हो चुके हैं कि वह आए बाएं साए दाएं बाएं जो भी मना रहा है वो बोल रहे हैं। दिक्कत यह है कि इस व्यक्ति को तत्काल मानसिक चिकित्सालय या पागल खाने या जेल में नहीं डाला जा रहा है, इसको खुला छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। कल मैं रोहन जेटली का आपने नाम लिया, उन्होंने एक्स पर लिखा है, वो समर्थ हैं, एक सर्वसमर्थ पिता के पुत्र हैं और खुद भी बहुत समर्थ हैं। राहुल विंची नहीं है जो विरासत की ही खाते हैं, रोहन खुद भी शक्तिशाली हैं, अच्छे काम करते हैं। उनको तत्काल 10 मुकदमे इस झूठे मक्कार लबाड़ पर लादने चाहिए। अगर सरकार नहीं लाद सकती है तो कम से कम रोहन जेटली को ये काम करना ही चाहिए। हालांकि उसका भी कोई असर नहीं है। अगर हिंडसाइट में हम लोग देखें तो देखिए ना, ये आदमी 5 बार थूक के चाट चुका है,
10 बार विभिन्न कोर्टों से जूते खा चुका है। इसके बावजूद आप इस व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज देखिए, दर्शकों श्रोताओं, ये चढ़ी हुई मछलियां, लाल लाल आंखें, टी शर्ट, पैंट, इसकी पूरी देह भाषा देखिए, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, इसकी भाव भंगिमा देखिए, लगता है जैसे ये व्यक्ति किसी को मार बैठेगा, कहीं सदन में ये वेल में न कूद जाए, वेल के ऊपर कहीं ये किसी दिन सभापति पर आक्रमण न कर दे कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, किसी दिन ये माइक वाइक न उखाड़ दे। ये प्रधानमंत्री के गले पड़ चुका है, इसका तो संज्ञान अधिकारियों को लेना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो लोग हैं, ये उनके गले पड़ा है, किसी दिन ये उनके साथ कोई खतरनाक चीज नहीं कर देगा, इसकी क्या गारंटी है। ये आदमी अक्सर हाई रहता है, अंग्रेजी वाला हाई, और पता नहीं क्या खाता है पीता है। तो ये व्यक्ति मानसिक तौर पर रूप में है, ये व्यक्ति सस्ते नशे करता है, ये व्यक्ति खतरनाक है, और इसको सरकार अभी तक बाहर रख रही है। आपके यूजफुल इडियट से देश को नुकसान हो रहा है। तो प्रधानमंत्री से आपने जो अपील की है, मैं आपके सुर में सुर मिलाते हुए कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, इस देश की सरकार जी, इस देश की न्यायपालिका से, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि आप स्वतः संज्ञान लीजिए। ये व्यक्ति एक एक कर देश की जितनी संस्थाएं हैं उन सब पर हमला कर रहा है। ये चुनाव आयोग के अधिकारियों को खुलेआम धमकी दे रहा है, साहब, कि तुम रिटायर हो जाओगे फिर भी हम तुमको रखेंगे। और इन लोगों का अधिकार है, इन लोगों की पूरी ये विरासत है सर। आप देखिए, इशरत जहां का एनकाउंटर जब हुआ था और इन्होंने उसको देश की बच्ची और क्या क्या किया, बाटला हाउस पर इसकी मम्मी रात भर रोई थी। इशरत जहां एनकाउंटर के बाद आईबी के साथ तत्कालीन सरकार ने इतना भद्दा मजाक किया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये धमकी दी कि भैया अब हम इंटेल नहीं देंगे, आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो डेली एक रिपोर्ट भेजती है पूरे देश की, और उसके बाद साप्ताहिक 15 डेज और मंथली रिव्यू होता है, जिसके आधार पर राज्य सरकारें कार्रवाई करती हैं। लेकिन इशरत जहां के मामले में तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए इसके वैचारिक माँ बाप ने और असली माँ बाप ने भी जो काम सब किए हैं, उसके तहत आईबी ने मना कर दिया था साहब। फिर जाकर वो मामला ठंडा पड़ा और तब आईबी ने फिर से जी। एक मिनट, देखिए, एक मॉडरेटर के रूप में मेरी ये जिम्मेदारी है कि आप जो गूढ़ बातें बोल जाते हैं हमारे वक्ता, तो हम उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करें। आपने इसके जैविक माँ बाप और वैचारिक माँ बाप, ये दो बातें बोली। वैचारिक माँ बाप से आपका क्या आशय, जरा दर्शकों के लिए। इसके वैचारिक माँ बाप वही हैं, जिहादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, और वो हर एक व्यक्ति है जो इस देश को तोड़ने की साजिश रचता है। तथाकथित द्रविडियंस इसके वैचारिक माँ बाप हैं, जो कहते हैं कि इस देश में हिंदुत्व को डिसमेंटल किया जाए। अब वो एक फिर से अलग बात हो जाएगी, पूरी की पूरी वो अलग दिशा में मैं चला जाऊंगा, इसलिए वहां नहीं जाऊंगा। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि आईबी ने इस देश में, अच्छा देखिए, कांग्रेस की सरकार के समय कभी पाकिस्तान डेस्क खत्म कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, कभी रॉ के ऊपर हथियार चलने लगते हैं, इन लोगों के हरबे हथियार। आखिरकार इस व्यक्ति को सरकार बंद जब तक नहीं करेगी तब तक ये और खतरनाक होता जाएगा। देर अब ठीक नहीं है, अब इसको तत्काल सीखजों के पीछे, चाहे वो जेल के हों, चाहे वो मानसिक चिकित्सालय के हों। मैं आपके सुर में सुर मिला रहा हूं। मेरे सुर में सुर मिलाने के लिए आपका धन्यवाद। एक तस्वीर जो मैं अभी खोज रहा था, मैं चाह रहा था कि उसको दिखाऊं, लेकिन ये एटम बम इलेक्शन कमीशन को खुलेआम धमकी, और इससे पहले इनका एक और साथी जो बिहार से आता है, आपके गृह प्रदेश, चश्मो चिराग ऑफ चाराचोर फैमिली, तेजस्वी यादव, उसने कहा कि साहब हमारा तो नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। और बाद में पता चला कि उसका 2 जगह से नाम था, एक जगह से काटा छाटा और दूसरी जगह मौजूद पाया गया वो 412 416 और एपिक नंबर उसका जो घूम रहा है। क्या राहुल गांधी जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, हालांकि इलेक्शन कमीशन भी पटक पटक के जवाब दे रहा है। जैसे ही तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कहा भैया ये लो, मुंह पे मार दिया।
पहली बार इस देश के इतिहास में देखा जा रहा है जब इतने सस्ते राजनेता, हालांकि क्या ही कहें, राजनेता कहना पड़ रहा है इन सबों को, इतने सस्ते नेता इतनी सस्ती हरकतें कर रहे हैं, तो इस देश के इतिहास में पहली बार इलेक्शन कमीशन भी सामने आ रहा है, गला गिरेबान पकड़ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, एक एक बात की कलई खोल रहा है। क्या राहुल और तेजस्वी और उनका पूरा गिरोह अब ये मान चुके हैं कि बिहार इलेक्शन वो हार रहे हैं? क्योंकि राहुल की जो आक्रामकता दिखाई दे रही है, अरे भाई 2029 का इम्तिहान अभी बहुत दूर है, उससे पहले अभी बिहार है, उसके बाद बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, तमाम चीजें हैं भाई। तो क्या अभी जो बौखलाहट है एसआईआर के बहाने, तो यही मान लिया जाए कि इन्होंने बिहार में अपनी हार स्वीकार कर ली है? किस बात का इम्तिहान, काहे का इम्तिहान? मतलब जो बालक, जो मंद बुद्धि, जो विषधर लगातार 15-20 वर्षों से फेल होता आ रहा है, वह अब कौन सा इम्तिहान देगा साहब? उसकी मम्मी 2 बार जो प्रधानमंत्री रही, वो भी, तब भी कांग्रेस की सीटें देख लीजिए आप कितनी थी। ये लोग जो आज 240 सीटों पर तंज कर सकते हैं, ये जरा अपना एक बार खुद का हिसाब देख लेना। 2004 से लेकर 2014 तक इनकी कितनी सीटें आई थी? वैसाखियों पर इन्होंने सरकार चलाई। तो एक तो इम्तिहान की कोई बात नहीं है, दूसरी आक्रामकता। हम लोग भी कई बार इनके जो चमचे हैं, इनके जो लघुए बगुए हैं, वो जो शब्द, पागलपन है वो। कोई नेता इस तरह से नहीं करता है, चढ़ी हुई आंखों और चढ़ाती हुई मछलियों के साथ टी शर्ट पहन के नहीं। तुम दंड बैठक करने वाले पहलवान नहीं हो भाई। तुम्हें देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजा गया है। और बिहार इलेक्शन का जहां तक सवाल है, दीवार पर लिखी इबारत साफ है, कोई भी आ जाए, किसी की भी सरकार बन जाए। हालांकि सरकार को लेकर मैंने भविष्यवाणी 1 महीने पहले कर दी है, अगर गलत होगी तो मैं आके वो भी स्वीकार करूंगा। लेकिन तेजस्वी और कांग्रेस, इनकी इस बार दुर्दशा तय है। और वो इसलिए तय है क्योंकि ये तथाकथित इनके चेले चपाटे, जिसको आक्रामकता बताते हैं, ये नहीं समझते हैं कि जमीन पर उसका कितना उल्टा असर हो रहा है। अभी उसी आक्रामकता में इन लोगों ने कुछ दिन पहले बिहार बंद किया था, उसका इतना गहरा असर पड़ा है भाई साहब। जब इन्होंने एम्बुलेंसेज को रोका, जब इन्होंने विद्यार्थियों को रोका, भयंकर गर्मी वाले दिन एनएच तक को जाम कर दिया इन्होंने, और लोग 7-7 घंटे 8-8 घंटे उस जाम में फंसे, तो उसका अच्छा असर तो नहीं होगा ना अवनीश जी। आप खुद पत्रकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं, आपका इतना अनुभव है, आप ही से मैं पूछता हूँ, आपको लगता है कि उसका कोई अच्छा असर हुआ रहेगा? इसके अलावा तेजस्वी जिस तरह लगातार झूठ बोल रहा है, वायरल डायरिया से पीड़ित चारा चोर का वह 9वीं फेल बेटा जिस तरह से तथाकथित आक्रामकता पेश कर रहा है, उसका भी बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। और ये जो ईसी ने किया, ठीक है, आपने दिखा दिया, चलिए कोई बात नहीं। भारतीय प्रजातंत्र का जो स्वरूप है, उसमें तेजस्वी को नेता मानना पड़ेगा। आप ही की जुबान लड़खड़ाई राजनेता कहते हुए, लेकिन ये मानना पड़ेगा ना भाई, 20-22% लोग वोट देते हैं, उसका एक अपना फॉलोअर समुदाय है, उसको नेता आपको कहना पड़ेगा। हमने जो लोकतंत्र चुना है उसका ये अभिशाप है। लेकिन उसी इसी को लगे हाथों झूठ बोल, क्या इस देश में, इस देश के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस देश के सारे नेता लगातार झूठ बोलते रहते हैं? अब उस बात को तो भूल जाइए जो ये लोग घोषणा पत्रों में सफेद झूठ लिखते हैं या करते हैं, उसको तो भूल ही जाइए। लेकिन इस तरह से ईसी पर खुलेआम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में चार्ज लगा रहे हैं, ईसी उसका जवाब दे रहा है। क्या उसी के साथ धीरे से एक मुकदमा माननीय तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं हो जाना चाहिए? क्या उसको जेल में नहीं डाला जाना चाहिए कि वो सरेआम खुलेआम इतना बड़ा झूठ बोल रहा है? होना चाहिए। और हमारी सेनाओं ने कहा था, बिनु भय हो ही न प्रीत। तो ठीक बात है। 3 दिवस तक पंथ रघुपति मांगते रहे, सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क और उसकी तभी राम के सर से। तो वो
बिल्कुल ठीक बात। सर अब चलना चाहिए, सर संधान होना चाहिए, इन झूठे मक्कारों लबाड़ों को जेल के तहत या मानसिक चिकित्सालय में भेजना ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज और, ये भी एक खरी खरी बात है, सरकार बहादुर सुन लीजिए कि जनता 2014 से अपना काम कर रही है, लगातार कर रही है। 2014 में जनता इनको सजा दे रही है, 2019 में दिया, 2024 में दिया। अब बारी आपकी है भाई, जनता पकड़ के जेल नहीं लेके चली जाएगी, जनता ने दुकान समेटवा दी। व्यालोक जी, अब आपको मैं गलत साबित करने जा रहा हूं। ये आज के इस वीडियो की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। अवनीश पीएन शर्मा ने व्यालोक जी को किया गलत साबित, झूठा, झूठे व्यक्ति हैं आप थोड़ा नाराज मत होइएगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आप झूठे व्यक्ति हैं। आप एक ऐसे हमारे संस्कारी, ये देखिए संस्कार साहब, पत्नी, भारतीय परिधान, ये वही परिधान है जिसमें डिंपल जी गई मस्जिद तो मौलाना ने नंगी औरत कह दिया। मांग में हमारा ऑपरेशन सिंदूर, मतलब सॉरी, अब सिंदूर के साथ ऑपरेशन शब्द मेरे मुंह से अपने आप निकल जाता है। पीले रंग की साड़ी, मांगलिक कलर, सनातनी कलर, गोद में बच्चा वो भी पीले रंग में, सनातन सनातन सनातन, और आप कहते हैं कि ये क्रिश्चियन है। झूठे व्यालोक स्वामी। देखिए ऐसा है कि इसका एक बाप हुआ करता है, घोषित अपराधी, चारा चोर, जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता है और जिसने अपने दोनों बेटों के चुनावी हलफनामों में झूठ बोला है, जिसमें तेजस्वी बड़ा हो गया है तेज प्रताप से, और वो मामला अभी तक सुलझा नहीं है। ठीक इसी मामले में एक दो नेता पुत्रों की सदस्यता भी गई है, उनके नाम चाहें तो आप गूगल सर्च कर लें या जो भी करें। आजम खान की गई है बेटे की जी, और भी दो चार और नाम है, बिहार से भी गई है, बिहार और अच्छा। यूपी मतलब सहोदर ही है। तो खैर हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो भी छठ की पूजा बहुत धूमधाम से करता है और वो भी कहता है कि भूरा बाल साफ करो। ये बहुत सनातनी व्यक्ति है और इसीलिए भरे सावन में पिछले ही साल या उसके पिछले साल अपने हेलीकॉप्टर से मछली ऐसे दिखा रहा था और सनातनियों का मजाक उड़ा रहा था। आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी पहचान छुपाते हैं, इससे फर्क पड़ता है। आप और एक चीज, जान आधा सेकंड के लिए अपनी चीज और जोड़ दे रहा हूं। क्या वाकई जमीन पर अब ये आइडेंटिटी जो इनकी पत्नी, धर्म पत्नी का क्रिश्चियनिटी वाला है, ये काम करने लगा है? क्योंकि टाइमिंग, ये लोग टाइमिंग पूछने के बड़े धनी है ना, कि अभी क्यों इस तस्वीर को अभी क्यों शेयर किया गया। बिल्कुल काम करने लगा है, क्योंकि इस व्यक्ति के दल में दो चार ऐसे मौखिक बवासीर से पीड़ित लोग हैं जिन्होंने कभी रामचरितमानस को, कभी सनातन को, कभी भूरा बाल साफ करो। ब्राह्मणों पर आप कोई प्रहार नहीं करते हैं भाई। ब्राह्मण एक जाति, एक सेक्ट के रूप में जो है सो है, उन पर जितना प्रहार होना था तमिलनाडु से ब्राह्मण चले गए। महाराष्ट्र में गांधी की हत्या के बाद आपने चित्पावन ब्राह्मणों का जिस तरह कत्लेआम किया उसको छुपा दिया, लेकिन ये इतिहास में दर्ज है साहब। तमिलनाडु में आप ब्राह्मण खोजे नहीं मिलेगा, मिथिलांचल में मैथिल ब्राह्मणों का पलायन हो गया, वो सब ठीक है। मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एक तरफ जब वो करते हैं और दूसरी तरफ जब आप सत्यनारायण पूजा करते हैं और ढोंग करते हैं, पूजा भी नहीं करते हैं। हम सब ने राहुल विंची को धोती में लटपटाते, गिरते, अटपटाते देखा है, किस तरह वो मंदिर मंदिर भाग रहा था, और इसके बावजूद जनता ने क्या दिखाया, एक लंबा सा ठेंगा दे दिया ना। तो उसी तरह तेजस्वी जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उल जलूल बयान जिस तरह उनके नेताओं से दिए जा रहे हैं, तो बिहार की जनता में ये स्पष्ट है। और देखिए जो समाज उनका है, मैं आपको बताऊं, मैं नाम लेकर, जाति का नाम लेकर बता रहा हूं कि यादव समाज, ये लोग नेता बने हुए हैं, ये दुर्भाग्य है। चाहे बिहार में तेजस्वी हो, चाहे यूपी में, चाहे उत्तर प्रदेश अखिलेश हो,
लेकिन यादव समाज अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति इतना कठोर है, और वो हमारा हरावल दस्ता है, वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। ठीक है, उनके नेता चारा चोर निकल गए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे हैं, वो सोचते नहीं है। एक बड़ा वर्ग है यादवों का जो इस खानदान से उठ चुका है, यूपी में भी और बिहार में भी, और उनको पता है कि आप किसी भी यादव घर में चले जाइए, उस घर का बुजुर्ग रामचरितमानस की पंक्तियां दोहराता मिल जाएगा। रामचरितमानस का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ वो घर हर एक मंगलवार को करता है साहब, और आप रामचरितमानस को गाली देंगे? ये किस यादव को बर्दाश्त होगा साहब? आप मथुरा जन्मभूमि पर आप इस तरह की बात, अनर्गल बयानबाजी करेंगे? तो इसलिए तेज प्रताप कुछ भी करें, लेकिन तेज प्रताप का समर्थन अभी ज्यादा है, तेजस्वी का समर्थन घट रहा है, और अब लालू भी नहीं है उनके साथ, इसलिए ये चुनाव तेजस्वी को बहुत भारी पड़ने वाला है। आप देखिए, आपने तेज प्रताप का नाम ले लिया, और यहाँ पर पीले पीले वस्त्र और तेज प्रताप की पीली टोपी, पीला गमछा, मतलब मैं उस तरफ जाने लगा, हारमोनियम बजाने के मूड में मैं आ गया था। लेकिन दर्शकों, बेहद गंभीरता से, राहुल गांधी एक बीमार व्यक्ति है, मानसिक बीमार व्यक्ति है। जनता लगातार 2014 से ऐसे बीमार खानदान और उनकी दुकान कांग्रेस पार्टी का इलाज कर रही है। लेकिन अब सरकार बहादुर की बारी है। मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी, इस देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप लोगों से निवेदन करता हूं, निहोरा करता हूं, लाइए भैया ये अपना गमछा फैला के आपके सामने भीख मांगता हूं कि इस खतरनाक शातिर बीमार व्यक्ति, इसका मानसिक इलाज कराइए। इसका मानसिक इलाज बहुत जरूरी है। अब ये जीवित व्यक्तियों से नहीं लड़ पा रहा है, नहीं जीत पा रहा है, तो अब ये मृतात्माओं का सहारा ले रहा है। और उन जेटली जी के संदर्भ में जो इसने बात कही है, मुझे लगता है कि इस पर सरकार बहादुर को सोचना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, जेटली जी के पुत्र को मुकदमे दर्ज कराना चाहिए। अलग बात है कि थूकेगा, चाटेगा, थूकेगा, अरे पता नहीं क्या क्या करेगा। लेकिन जिस तरीके से बैक टू बैक ये दोनों नमूने, तेजस्वी इधर बिहार में और राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर हरकतें कर रहे हैं, ये साफ है कि बिहार की जमीन की सुगंध ये बता रही है कि तुम चुनाव हार रहे हो। और चुनावी हार ठीक है, होती है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कौन विपक्ष में रहा है भाई। लेकिन आए बाएं साएं हो जाओगे। भारत की इकोनॉमी अगर बर्बाद करने की कोई धमकी देगा, जो कि उसके साथ व्यापार का अभी समझौता चल रहा है, मोल भाव चल रहा है, तुम उसको एंजॉय करोगे, तुम उससे प्रसन्न होगे, तो ये देश तुमको छोड़ेगा जी? हैं? आओ ना बिहार में, वो क्या है, आइए ना हमरा बिहार में, आ जाओ। महाराष्ट्र में आए थे, हरियाणा में आए थे, उत्तर प्रदेश में आए थे, आइए ना हमरा बिहार में। मैं यूपी वाला हूं, लेकिन बिहार हमारा है जी, महाराष्ट्र भी हमारा, तमिलनाडु भी हमारा है, सनातन भी हमारा है, भारत भी हमारा है, और भारत का ही सनातन है, सनातन का भारत है। वेलोग जी, एक बीमार व्यक्ति के बारे में हम लोगों ने 23 मिनट चर्चा की, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा। दर्शकों, जो आप टिप्पणी करते हैं कि अरे इसके बारे में बात मत करिए, करते रहेंगे साहब। ये जो विश्व भ्रमण करता है, आपको आगाह करना हम जैसे राम जी की गिलहरियों की जिम्मेदारी है, ये काम हम करते रहेंगे। चलो जी, आपको फिर धन्यवाद। दर्शकों, एक बार फिर वही, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर रखा है और उसे करवाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन भी जरूर दबा के रखिए। अगली चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, ट्रंप और वर्सेस मोदी यानी टैरिफ पर। व्यालोक जी ने आज बहुत अच्छा दो अतिथियों के साथ, दो गंभीर अतिथियों के साथ, जो विषय के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, उनके साथ एक बात की है। वो वीडियो इस वीडियो के 3 घंटे के बाद जाएगा या 4 घंटे के बाद जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। व्यालोक जी, ऑन स्क्रीन में आपको धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत अच्छी चर्चा आयोजित की, उसके लिए टीम प्रारब्ध, आपको क्या बधाई दूं, आप टीम प्रारब्ध हैं। तो दर्शकों, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।